गुड मॉर्निंग। जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स पार्ट 1 के बारे में देखा, संघ और उसके राज क्षेत्र। ठीक है, आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया है और जो नोट्स आपने बनाया उसको रिवीजन भी कर लिया आपने। उसमें कुछ पॉइंट्स आपके जो आपको ध्यान रखने हैं। एक ये वाला, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक बार में अगर याद ना हो तो धीरे धीरे करके कि जो सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पे बना, आंध्र प्रदेश, है ना। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बन गया वो। दूसरा गुजरात देखे अगर तो 1 मई 1960 को बन गया। नागालैंड का अगर हम लोग देखते हैं तो नागालैंड आपका 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 66। हिमाचल प्रदेश 1971। मेघालय 72। मणिपुर 72। त्रिपुरा 72। सिक्किम 75। मिजोरम 87। अरुणाचल प्रदेश 87। गोवा तो 87 में आप देख रहे हैं कि 3 आपको दिख रहे हैं। एक मिजोरम भी, अरुणाचल प्रदेश और ये गोवा भी। और अगर 2000 में देखोगे तो ये लोग दिखेंगे। एमपी से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और रिसेंट वाला जो हम लोगों ने देखा था वो एक तेलंगाना। बाकी जम्मू कश्मीर वाला आपको हमने बताया ही था कि 2019 में जम्मू कश्मीर वाला हुआ था जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, इसको हम उस पर भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर आपको, जिससे अगर कोई दिक्कत हो आपको, क्योंकि ये उस पुराने वाले नोट्स में हो सकता है ना हो, है ना। जो पुराना है काफी नोट्स, उस वाले में हो सकता है ना हो, है ना। तो हम आपको व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप शेयर कर दिया है। तो एक ये नोट्स है, आप इससे अपना, ये शॉर्ट में है दोनों नोट्स, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना, देखो वही जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है वो एक सब कुछ एक शॉर्ट उसमें आ गया है सब। जैसे आप यहाँ देखोगे इसमें आर्टिकल 1 में क्या बता रहा है वो, ठीक है ना। भाई अपने नेम के बारे में बता रहा है, हमारा देश यूनियन स्टेट्स संघ है, ठीक है। और हमें क्या बता रहा है आपका आर्टिकल 2 में कि वही हम जो नए राज्य प्रवेश करा सकते हैं संघ में वो, जैसे कि एग्जांपल सिक्किम वाला था कि सिक्किम कब शामिल हुआ था, तो 16 मई 1975 को संशोधन कौन सा हुआ, 36वां अमेंडमेंट हुआ और उसके द्वारा वो ऐड किया गया था। तो शॉर्ट में सब कुछ है उसमें। आर्टिकल 3 को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 3 में कई सारी चीजें थी। तो ये नया नोट्स है, ठीक है। पुराना वाला तुम्हारे पास कुछ अलग होगा, पीडीएफ वाला है, उसमें सब कुछ है, लेकिन मतलब इस तरीके से नहीं होगा, वो एक रिटन फॉर्मेट में हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से है। तो ये आपका इसमें देखोगे कि यहाँ पे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इसमें क्या है कि न्यू स्टेट बना रहे हैं आप, जो आर्टिकल 3 में था। किसी राज्य के एरिया को घटाना बढ़ाना था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने कि नया स्टेट बनाना है तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है 2 जून 2014 को। बिहार से कौन अलग हुआ है? झारखंड अलग हुआ है। यूपी से उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, पंजाब से हरियाणा। तो ये सब किसके तहत हुआ है? आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके हमने इन सब चीजों को चेंज कर दिया था। नाम बदलना था हमें तो उड़ीसा से हमने ओडिशा रख दिया। तो ये सब आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया। और आर्टिकल 3 का प्रयोग के लिए हमें किसी संशोधन की विशेष जरूरत नहीं होती, हम नॉर्मल संशोधन द्वारा कर सकते हैं साधारण बहुमत से। 23 वाले नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको शॉर्ट में ज्यादा नॉलेज दे देगा, ठीक है।
आर्टिकल 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन 368 से बाहर रखे गए हैं, है ना। बताया भी था आपको कि इसमें संशोधन है लेकिन वो साधारण बहुमत से हो जाता है, तो हमें 368 की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात हो रही है। फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन। तो उसमें आपने देखा कि एक धर कमीशन बना था, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर नहीं होगा। फिर एक जेवीपी कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने भी मना कर दिया था। फिर हमारे देश को 4 पार्ट में बांटा गया था उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा था। तो एक पार्ट था पार्ट ए में 9 क्षेत्रों को रखा गया था जो ब्रिटिश प्रोविंस वाले थे। पार्ट बी में हमारे ये 9 रखे गए थे, और फिर पार्ट सी में हमारे ये 10 रखे गए थे, और पार्ट डी में केवल एक ही था, अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। और उसके बाद आपने देखा था कि एक व्यक्ति थे वो पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा था हमें 1 अक्टूबर 1953 को। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, है ना। और उसके बाद ये कमीशन बना था फजल अली वाला, जिसने अपना एक 1955 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसी कमीशन के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था 1956। और ये 7वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या किया गया कि जो 4 पार्ट थे वो सब खत्म कर दिए गए, पार्ट ए बी सी डी, और उनकी जगह पर हमने 2 चीज लाई थी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कितने पार्ट में हो गया? नहीं, मेरा वीडियो भी आ रहा है, वॉइस भी आ रही है भाई, आपका नेट स्लो चल रहा होगा। वीडियो आ रहा है ना? हाँ, तो नेट स्लो होगा बेटा, जिसका भी अभिषेक नेट चेक करो, तुम्हारे उसमें गड़बड़ है। तो इस तरह से हमने देखा कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिली, किस एक्ट के तहत? 1956 के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के। और वही हम थोड़ा सा इसमें डिटेल आपको यहाँ पर दे दिए थे कि अगर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब शीट लगाओगे ना तो आपको ये डेट थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो डेट्स हैं ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये वाला नोट्स जरूर पढ़ लेना क्योंकि इसमें शॉर्ट में सब कुछ है और कोई चीज इसमें छूटी नहीं है। तो ये रिसेंट के नोट्स है, मतलब अब वो जो पूरा पीडीएफ भेजे वो पुराने नोट्स है काफी, है ना। तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको व्हाट्सएप कर दिया है हमने। इसलिए हम वो पीडीएफ इसलिए नहीं सेंड कर रहे थे आप लोग को एक साथ, क्योंकि वो अब काफी ओल्ड हो चुका है, पुरानी चीजें, तो कई सारी चीजें उसमें चेंज करनी होंगी हमें, है ना। इस वजह से हम उसे शेयर नहीं करना चाहते थे। तो ये आपका इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो राज्य वाला है ना, राज्य वाला वो इसी से लिखना है। अब जो राज्य वाला है पार्ट 1 वो इसी नोट से लिखना एज इट इज, ये ज्यादा बेनिफिट करेगा एज कम्पेयर टू जो ओल्ड वाला भेजा है हमने, पुराना वाला, ठीक है दोनों सही, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको इस वाले में थोड़ा तरीके से है, मतलब कि अब रिसेंट का बना हुआ है ना, तो इसमें ट्रिक वगैरह जो है वो मेन ऐड की गई है। वो एक कन्वेंशनल वे से लिखा गया है, डायरेक्ट बस केवल लिखते चले गए, तो पुराना नोट्स है वो, है ना। देखो, लिख किसी से भी लो, मिसमैच बस ना हो, है ना, लिख किसी से भी लो लेकिन वो डेटा जो है वो मिसमैच ना हो। दूसरी चीज, क्लास हमारी जो रहेगी अब वो 8:30 बजे नहीं है, हमारी क्लास जो होगी वो 9 बजे से ही शुरू होगी, ठीक है। तो 9 से 10 ही हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि 8:30 बजे तक थोड़ी दिक्कत रहती है, अब सुबह क्लास चलती है ना तो लौटने में प्रॉब्लम होती है, तो रोज लेट हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि हमारी क्लास जो रहेगी वो 9 बजे से ही रहेगी, 9 से 10, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कल से। तो ये बातें हमने आपसे करी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं उसमें कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कितना याद है, थोड़ा सा पहले हम वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा नागरिकता। थोड़ा बहुत डिस्कशन हम उसके बारे में करेंगे, पार्ट 2। आज के टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा पार्ट 2। नागरिकता, ठीक है। इसमें हमको आर्टिकल कितने कहाँ से देखने को मिलेंगे स्टूडेंट? तो अगर पार्ट 2 की बात करें तो जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद हैं
वो हमें देखने को मिलेंगे 5 से लेकर 11 तक, है ना। 5 से 11 तक जो आर्टिकल है वो हमारे इसमें आएंगे। 8:30 बजे वाली क्लास सही है सर जी। अरे वो क्लास सुबह ही हमारी लेट छूटती है भाई, 8:15 8:20 तक तो हम वहां से निकलते ही हैं क्लास छोड़कर। क्लास रहती है ना सुबह 7 बजे से हमारी, तो 8 सवा 8 तक तो हम चलते ही हैं, फिर यहाँ आकर के लेट ही हो जाता है, तो 9 बजे से ही रह पाएगा। तो पार्ट टू जो है हमारा, वो पार्ट टू आप समझिएगा कि पार्ट टू में सिटीजनशिप की हम जब बात करेंगे तो आर्टिकल 5 से 11 की हम बात करेंगे। हमने जब पार्ट वन बात किया था तो आर्टिकल 1 to 4 बात किया था, है ना, 1 2 3 4। अब हम लोग बात करेंगे 5 से 11 में क्या डिस्कशन किया गया है और हर आर्टिकल किसके लिए है। क्लियर। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं शुरू। पहले हम थोड़ा से क्वेश्चन पीछे वाले देख लेते हैं जो हमारे पास है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ये टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, 5:30 ले लीजिए। 5:30 क्या शाम को, सुबह? भाई देवेंद्र लिखो तो, AM या PM? 5:30 बजे कब चाहते हो, शाम को? AM चाहिए? वो देखो, शक्ल देखो उसकी, कह रहा है सुबह 5:30 बजे। तो सर सुबह 5:30 बजे क्लास ले लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये टाइम ही सुटेबल है, सब तरह से ठीक है। आप सुबह जल्दी जगिए और अपना कुछ काम तब तक निपटा लीजिए। अगर खाना पीना या नाश्ता वास्ता कुछ करना है तो 9 बजे से पहले कर लो, उसके बाद फिर क्लासेज अपना बैठ के आराम से करो। जयप्रकाश कह रहा है सर देवेंद्र खुद ही नहीं उठता है, और दूसरों को कह रहा है 5:30 बजे क्लास ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब जो आपके नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पढ़े हैं उसी से बनाएं, नोट्स देखना ना पड़े। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया? तो हमने आपको बताया था कि हमारे का नाम दोनों रखा गया था। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। तो एक प्रकार से हमारे दोनों का उल्लेख है, भारत का भी और इंडिया का भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। करेक्ट है सभी का? अंजना, पंकज, सौरभ, ये वाला तो आपने सभी ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो सेकंड वाले में जब हम देखते हैं तो कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो आपको पता था कि पहले अनुच्छेद में हमने क्या बात की है? समूह की तो बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। फेडरेशन की भी बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं यूनियन की। आपको हमने बताया था कि दो थे, एक फेडरेशन था और एक यूनियन था। फेडरेशन कौन था? अमेरिका वाला था। जो फेडरेशन होते हैं वो समूह है, यानी कि वो जब चाहे तो अलग हो सकते हैं। लेकिन जो यूनियन है, संघ बोलते हैं यूनियन को, तो जो संघ होते हैं वो अलग नहीं हो सकते। तो भारत जो है वो हम बोले ना आपका, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा है डायरेक्ट। तो जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि इंडिया की बात हुई है, भारत की बात हुई है और यूनियन की बात हुई है। क्लियर है? तो इन तीन चीजों की बात होती है आपके, जो पहला आर्टिकल आपको बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्यों होगी? आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2 और अगर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3, तो आप दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे सर दोनों के बारे में, मतलब दोनों आर्टिकल में बात की गई है? नहीं, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, आर्टिकल 3 भारत के अंदर की बात करता है, ये बात करता है जो विदेशी राज्य है, मतलब कि जो भारत में नहीं थे, भारत में प्रवेश कराना है,
देखिए बहुत आराम से सिंपल से समझिए, दोनों में आता है राज्यों का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है जो आर्टिकल 2 का है, वो कहता है कि भारत में हमें नए राज्य का प्रवेश कराना है। इसका मतलब कि वो हमारे यहाँ का पार्ट नहीं था, जैसे सिक्किम। तो अगर हम सिक्किम की बात करते हैं ना, सिक्किम, तो सिक्किम का जो आंसर है वो है आपका आर्टिकल 2। लेकिन जब हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना, तो तेलंगाना के लिए आप आर्टिकल 2 यूज नहीं करेंगे, तेलंगाना के लिए आप आर्टिकल 3 यूज करेंगे। रीजन, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है, और आंध्र प्रदेश से निकाल करके तेलंगाना को बनाया गया है, तो हम अपने देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं। जब हम अपने देश के अंदर के टेरिटरी की बात करते हैं, अपने देश के अंदर की बात करते हैं, और राज्यों से अगर हम कोई दूसरा बनाते हैं समथिंग, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वो हमारे देश का पार्ट नहीं था, हमने उसको एक्वायर किया है कुछ समय के बाद, या उसने अपनी रजामंदी से किया है, तो हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में यूज शब्द होता है कि नए राज्यों का गठन, लेकिन समझिएगा इस चीज को, ठीक है? तो अब अगर ये कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो ये आंसर अनुच्छेद 3 होगा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज ये डिस्कस नहीं कर रहा कि वो कैसा है, वो देश के बाहर का है या समथिंग, या तो वो लिखा होता हमें किसी राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश कराना है, प्रवेश कराना। इसका मतलब कि वो भारतीय संघ में लाने की बात कर रहा है, मतलब वो बाहर था, वो अंदर लाने की बात कर रहा है। तो आंसर होता आपका आर्टिकल 2। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन आपको अब नहीं होना चाहिए। समझ गया सब लोग? एग्जाम्पल समझ लीजिए, सिक्किम का एग्जाम्पल आर्टिकल 2 से है, लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर बात करते हैं तो आर्टिकल 3 से है। क्या हमारी बात समझ में आई सबको? इधर सभी, अनुज, ज्योति, प्रिया, पूजा, सौरभ, सुमित, और पूजा के साथ दो और राजकुमारियां, दोनों, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, वेरी गुड, अच्छा है। तो सब लोग सही आंसर दीजिएगा, गलत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है? कुसुम भी हो गई, ओके। तो हमने इसकी बात कर ली। हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर हम दिल्ली की बात करें, समझिएगा जरा इस चीज को। अगर हम लोग कहते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हम चाहते हैं कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा हम देना चाहते हैं उसके। अब मान लो कभी भविष्य में अगर ऐसा हुआ कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं, केंद्र शासित से हटा करके हम उसको दे देते हैं, तो हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? हम आर्टिकल 3 का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आर्टिकल 2 का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 2 का जो प्रयोग होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 3 में हमारे देश के अंदर की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 2 में आपने एक और चीज समझी होगी कि आर्टिकल 2 में कौन से राज्य लाए जाते हैं। एक लाया जाता है यूनियन टेरिटरी। कौन सा लाया जाता है? यूनियन टेरिटरी। आप अपने नोट्स को देखिएगा। और एक कौन सा इसमें लाया जाता है? एक्वायर्ड। दो टेरिटरीज हमारे आर्टिकल 2 के तहत लाए जाते हैं। एक्वायर्ड टेरिटरी का ही एग्जाम्पल सिक्किम था। ये जो सिक्किम था, ये किसका एग्जाम्पल था? एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब जिसको हम लोगों ने भविष्य में अधिग्रहित करने की बात की थी। तो ये दोनों जो हैं, ये आर्टिकल 2 के तहत ही हैं। तो यूनियन टेरिटरी में से अगर किसी को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, कोई भी अगर केंद्र शासित प्रदेश है, और अगर हमें उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, तो आर्टिकल 2 का ही प्रयोग करना है हमें, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल 2 के तहत आते हैं, ठीक है? आर्टिकल 3 में हम केवल राज्यों की बात करते हैं, जो ऑलरेडी राज्य हैं उनसे हम बना रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात हम आर्टिकल 3 में नहीं करते, केंद्र शासित प्रदेश की बात हम आर्टिकल 2 से करते हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें कि भविष्य में कभी भी हमें दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देना हुआ, तो दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका हमें आर्टिकल 2 का प्रयोग करना होगा। तो हम आर्टिकल 2 से इस चीज को काम करेंगे। और ये सारे जो पावर है वो संसद के पास है, ध्यान रखिएगा, संसद के अलावा ये पावर किसी के पास नहीं है। अगर हम कहें कि किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य को नया बनाना है, किसी राज्य की बाउंड्री बढ़ानी है, उसके एरिया को घटाना है, बढ़ाना है, ये सारी पावर संसद के पास है। ये पावर राज्य के पास नहीं है, ठीक है ना? या राज्यपाल के पास भी नहीं है, ये संसद के थ्रू ही होगा। तो आप एक बात सिंपल समझ लीजिए कि जो प्रयोग करना है इनको आर्टिकल 2 और 3 का, वो संसद ही प्रयोग करेगी। दूसरी बात, राष्ट्रपति संसद का पार्ट होता है। अगर हम संसद बोले तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों पार्ट संसद के हैं, और तीसरा पार्ट संसद का राष्ट्रपति खुद होता है। तो उसको अलग मत समझिएगा, राष्ट्रपति संसद का ही पार्ट माना जाता है। तो एक पार्ट वो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और तीसरा पार्ट राष्ट्रपति खुद होता है संसद का। इसलिए जो होल अथॉरिटी है या पावर है इन चीजों को करने की, वो संसद बोला जाता है, कि संसद को ये पावर है इन चीजों में चेंजेस करने की। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अब ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो हमने आपसे बोला बहुत सिंपल सा पॉइंट, क्या कि
देखिए हमने कहा ये वाला जो आंसर था वो ठीक है, पहला हो गया, इसका आंसर डी हो गया, तीसरे वाले का आंसर अनुच्छेद 3 होगा। ठीक है, जब तक वो ये ना बोले कि जो भी मतलब प्रवेश कराना है अलग से या समथिंग। तो यूनियन टेरिटरी या एक्वायर्ड टेरिटरी की बात करेंगे तो आर्टिकल 2 का ही प्रयोग करना है, लेकिन भारत में ऑलरेडी स्टेट हैं, उनको हम मर्ज कर रहे हैं या उनसे एक नया बना रहे हैं, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करना है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति राष्ट्रपति मत लिख देना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति खुद संसद का पार्ट है, तो अगर वो संसद का पार्ट है तो इसका आंसर सीधा संसद ही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? देखो स्टूडेंट, वही हमने कहा कि अगर कोई चेंज करना है, नया राज्य बनाना है, तो ये सब संसद के पास है, तो संसद ही उसको देखेगा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना है। अगर राज्य को संघ में आप सम्मिलित करना चाहते हैं, वही आर्टिकल 2, आप किसी को संघ में शामिल करना चाह रहे हैं, प्रवेश कराना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे सिक्किम, आप किसी को अंदर प्रवेश कराना चाह रहे हैं, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो राज्यों की स्थापना, देखो दोनों शब्द आ गए, सम्मिलित करना यानी प्रवेश कराना और स्थापना। अगर हम इससे आपसे पूछेंगे ना क्वेश्चन कि बताओ ये किस आर्टिकल का प्रयोग करके किया गया होगा, तो ये चीज 2 का करके किया गया होगा, आर्टिकल 2। ये आर्टिकल 3 से नहीं होगा, ये आर्टिकल 2 से होगा, क्योंकि ये हमें सम्मिलित करना है, ऑलरेडी है नहीं वो हमारे पास, हम बाहर से उसको एक्वायर कर रहे हैं, या फिर हम नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हम उसको एक नया दर्जा देने वाले हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये किया गया होता कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते, तो हम आर्टिकल 2 बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि अब ये कह रहा है कि ये अधिकार किसके पास है, ये शक्ति किसके पास है, तो हम कहेंगे संसद के पास है। अगर उसको सम्मिलित करना है या कुछ चेंज करना है तो सारी पार्लियामेंट के पास है। भारत संघ के अंतर्गत राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो मिलाने का अधिकार सब कुछ संसद ही है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन हो गए कि आपको संसद के पास ही पावर है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। आप जानते होंगे लोकसभा में बिल पेश होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास ही जाता है साइन के लिए। तो जब ये पास हो जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जब साइन करता है तभी वो कानून बनता है, ठीक है ना, केवल पास करने से नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आपका सिटीजनशिप कह रहे हैं, कृषि कानून जो है, कृषि कानून जो आपका भी वापस किया जा रहा है, ये पूरी प्रोसेस से होगा, आपके बोलने से नहीं होता है केवल, ये पूरी प्रोसेस वापस ये संसद में जाएगा। ये शीतकालीन सत्र आपका चालू होने वाला है, जो नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होगा और दिसंबर में रहेगा आपका, तो इसमें ये फिर से पेश होगा आपके दोनों सदनों में, फिर वहां से वो फिर उसको पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करेगा, विधेयक वापस हो जाएगा। पूरी प्रोसेस वही है। ऐसा नहीं होता कि हम केवल बोल दिए और साइन कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको फिर से उसको संसद में लेके जाना होगा कि हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं विधेयक को, वो फिर दोनों सर्वसम्मति से कैंसिल होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फिर वो विधेयक कानूनी हट जाएगा वहां से। तो ये इस तरह से चीजें चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है? अब आपको ये बताना है कि हमारा जो देश बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? आपको इसका मतलब बताना है। ये जो एक सेंटेंस बोला गया है भारत राज्यों का संघ है, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता, तो इसका मतलब ये है। आप अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस चीज के लिए क्या सही है। पहला है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। जी बिल्कुल है, कोई गलती नहीं है। भारत अगर ऐसा है तो भारत में मिलके बना हुआ और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट, जो किसी के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। दूसरा, हमसे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जी बिल्कुल विभाजन है, सूचियां बनी हुई हैं, कौन सी सूचियों में केंद्र का पावर है, किसमें आपका राज्य का है, किस पे दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों आपको डिफाइंड है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं तो सारे राज्यों से राज्यसभा में जो सीटें दी गई हैं वो बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा यूपी से सीटें 31 हैं। अगर आप गोवा से बात करोगे तो गोवा की सीट अलग होगी, उत्तराखंड की आपकी अलग होगी, पंजाब से आपकी अलग सीट गई होंगी। ये कह क्या रहा है, आप समझ नहीं पा रहे इस सेंटेंस को, तो फिर से समझिए। ये कह रहा है कि राज्यसभा में जो सीटें जाती हैं क्या वो सारे राज्यों से समान है? नहीं। उसने क्या लिखा है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों, जो राज्य समान सब इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे जो 28 राज्य हैं वो जब इकट्ठा हो रहे हैं, आपके एक साथ मिल रहे हैं, तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं सब में एक समान सीटें नहीं है राज्यसभा में।
राज्य के जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग सीटें हैं। यूपी में सबसे ज्यादा है, गोवा छोटा है तो गोवा से कम सीटें गई होंगी। ठीक है, आप सिक्किम जाओगे तो सिक्किम से कम सीटें राज्यसभा में होंगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल है तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र है तो वहां से भी राज्यसभा में सीटें ज्यादा होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी कनेक्ट हुई है सबकी असमान है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सीट का क्या मतलब होता है? अरे राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। सीट मतलब क्या? राज्यसभा में बैठते नहीं है मेंबर। पार्लियामेंट नहीं देखे हो? कौन पूछा है ये? कुसुम, अरे कुसुम, तुम लोग संसद वंसद नहीं देखते हो? उस संसद में वो जो सीटें लगी हैं उसमें कौन बैठते हैं? खाली सीटें थोड़ो हैं, आदमी बैठते हैं उस पर। तो वहां पर जो आदमी बैठते हैं तो किसी न किसी राज्य से तो जाएंगे वो लोग, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो ये चीज हो गई। अब चौथा पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो चौथा हमसे कह रहा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या यह सहमति का परिणाम है? क्या ये जो सारे राज्य मिले हैं आपस में, क्या ये सहमति से हैं? नहीं। अगर ये सहमति से होते तो उनको फेडरेशन कहा जाता। जैसे कि अमेरिका, जो सहमति से होते हैं, जो साझा करके होते हैं, उन्हें फेडरेशन बोलते हैं, उन्हें यूनियन नहीं बोलते, उन्हें संघ नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये गलत है। और जो सहमति से होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे राज्य अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपका आंसर है फोर्थ, डी ऑप्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर आपका देखेंगे तो बहुत सिंपल सा हो गया कि कौन सी विशेषता हमारी नहीं थी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। 3 सूचियां हैं हमारे पास और तीनों में डिफाइन है, क्लियर, बिल्कुल। सी कहता है कि क्या राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से असमान प्रतिनिधित्व है? जी बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि सब राज्यों से एक ही जैसे लोग जाएं, क्योंकि इस जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित हो जाती हैं। जहां ज्यादा होगा उस राज्य से सीटें ज्यादा होंगी, वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। चौथा कहता है कि क्या यह सहमति का परिणाम है? तो हम कहेंगे नहीं, यह सहमति का परिणाम नहीं है। आप अलग नहीं हो सकते हमारे देश से। ठीक है। इवन आप ये भी नहीं कह सकते, आप अलग होने की बात भी नहीं कर सकते। देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है। एक होता है पॉइंट, क्या कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं होता कि आप देश के खिलाफ जाएं। अगर आप देश के खिलाफ जाते हैं और अलग होने की बात करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आड़े आपका मूल अधिकार नहीं आएगा। भले आपको स्वतंत्रता दिया है उसने, मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की, लेकिन ध्यान रखिए देश की प्रभुता, अखंडता, अवमानना कोर्ट का, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस अभ्यर्थी में चीजें लाते हैं तो अधिकार है कि आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें नहीं होती तो इस तरह से मत कभी नहीं किया जाता क्या अरे बहुत खराब हो गया है, अब तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, अब तो ये हो जाना चाहिए था देश। ये सब नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, आप इसका गलत यूज कर रहे हैं। तो अब 9वीं की बात अगर हम लोग करते हैं तो 9वीं वाले में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला। क्या बोल रहा है आपसे कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। 9वीं का आप लोग पढ़िए। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, वह क्या है, ये आएगा अभी आगे जब पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5, उसमें पूरा डिस्कशन होगा डिटेल में। परेशान मत हो बिल्कुल, अभी पार्ट 5 में संसद का ही डिस्कशन होगा, अभी हम पार्ट 1 में हैं। तो आप लोगों ने 9 का आंसर दे दिया है स्टूडेंट। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां पर अनिवार्य है? हम एक विधेयक लाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम एक नया राज्य बनाना चाह रहे हैं। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। नहीं, कोई भी राज्य बनाने के लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। आपको हम बता चुके हैं विशेष बहुमत तब चाहिए होता है जब हम 368 का प्रयोग करते हैं, और हमें 368 का प्रयोग करके नहीं, हम साधारण बहुमत से काम कर सकते हैं। ठीक है ना? पहला गलत होगा। दूसरा क्या है, संसद में साधारण बहुमत, एकदम सही। हमें किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, हम एक साधारण बहुमत से उसको पास करा सकते हैं। बाकी सब गलत है। ठीक है, ओके एवरीवन, सब कुछ सही, सब लोग को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन रहा है ना? क्वेश्चन बन रहा है सबसे? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारतीय संघ से एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? भारतीय संघ से करना है, देश के अंदर की बात हो रही है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, मतलब जो इसका पार्ट है उसी से एक को अलग करना है। तो आंध्र प्रदेश से आपको तेलंगाना बनाना था,
तो अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना था तो आपने किस अनुसूची का चेंज किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस अनुसूची में हमारे टेरिटरी के बारे में बात की गई होगी उसमें हम चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमारी कौन सी ऐसी अनुसूची है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम लोगों ने देश की टेरिटरी के बारे में बात किया है, उसके साम्राज्य विस्तार, उसका जो सीमा रेखा है, हमने उसके बारे में बात किया है। हमने पहली अनुसूची में बात किया है। ये जितने लोग ये आंसर दे रहे हैं 5-3 5-3, तुम लोग चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। जब साफ साफ आप लोग को बताए हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तुम लोग क्या करते हो भाई? एक बताए नहीं थे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एक ट्रिक बताए थे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका पहले जो आर्टिकल था, अरे पहला ही शेड्यूल जो था वो टेरिटरी के बारे में बताता है। भाई अगर हम टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं, नया राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, हम उसकी सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम अलग करने की, ऑब्वियस सी बात है कि टेरिटरी के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, तो जिस शेड्यूल में होगा हम उसी में तो चेंज करेंगे। आप तीसरे शेड्यूल में कैसे चले जाओगे भाई? तीसरा शेड्यूल, हाँ, दो कर सकते हो कि जब भी हम कोई राज्य बनाना चाहते हैं तो एक पॉइंट होता है आपका कि दोनों में चेंज होता है एक साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। हम इसको अगर कॉन्सेप्चुअल समझा दें तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऐसे समझ लो कि जब हम कोई नया राज्य या ऐसा करते हैं तो आपको अनुसूची शेड्यूल 1 और 3 दोनों में चेंज करना पड़ता है। अब देखो क्यों दोनों में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आर्ट शेड्यूल 1 जो है वो हमें टेरिटरी के बारे में बताता है कि हम एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं तो उसका सीमा रेखा विस्तार कैसा होगा, लेकिन जो आज शेड्यूल 3 बताता है, 3 कह रहे हैं सॉरी 4, वो वाला जो राज्यसभा से रिलेटेड है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक जो है आपका ये टेरिटरी वाला और एक जो आपका राज्यसभा वाला है। देखिए क्यों ऐसा होगा। अब हमारी बात समझिए, बहुत सिंपल। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया होगा तो आंध्र प्रदेश में पहले राज्यसभा की सीटें ज्यादा रही होंगी, और जब हमने उसको अलग किया होगा तो कुछ क्षेत्र तो तेलंगाना के साथ चले गए ना। तो अब तेलंगाना से भी तो राज्यसभा के लिए जाएंगे लोग, नहीं जाएंगे। तो दोनों चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको एक सीमा विस्तार का भी चेंज करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश को आपने अगर टेरिटरी हल्का सा उसका चेंज किया होगा, आधा पार्ट आपने तेलंगाना में बदला है, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आर्टिकल 1 का प्रयोग करना, शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि राज्यसभा की सीटें भी बढ़ गई होंगी और वो डिफाइन है हमारे चौथे शेड्यूल में, तो हमें दोनों में चेंज करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन है नहीं, तो अब हम कोई एक करेंगे जो मेन है, क्योंकि यहाँ पर वो राज्यसभा से ज्यादा चीजें बता नहीं रहा, वो हमें सीधा ये कह रहा है कि समझिए क्या बोल रहा है आपको, कि यदि भारतीय संघ से एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है। तो पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आप जो पहली अनुसूची है उसी को तो चेंज करिए, नहीं तो उसमें आंध्र प्रदेश डिफाइन हुआ होगा, इतना एरिया है, इतना एरिया है, लेकिन आप चेंज कर रहे हैं तो तेलंगाना भी आ गया, तो अब हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो वो प्रथम अनुसूची है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्रथम अनुसूची में आप चेंज करेंगे तो आपको चौथी में भी करना पड़ेगा, और इसीलिए देखिए यहाँ पे चौथी अनुसूची नहीं दी गई है। आप ध्यान से अगर देखें तो इस किसी भी ऑप्शन में फोर्थ नहीं है, पांचवा है, तीसरा है, दूसरा है, क्योंकि वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता, क्योंकि राज्यसभा की सीटों में भी चेंज करना पड़ता। तो एक्चुअल में दोनों में चेंज होते हैं, पहला भी होता है और चौथा भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट पहला वाला है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? राफिया, पूजा, अंजलि, रिंकी, पिंकी, सब लोग आंसर दें। देवेन, पंकज, संतोष, सौरभ, शशिकांत, ज्योति, A7A043EC, तुम भी आंसर दो भाई। अनुज, रौनक, 14 और 6, 14 6, 14 6, मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है बिल्कुल। ऐसे आंसर दोगे तो मजा आता है भाई कि सब सही है। तो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए 12वें का आंसर जल्दी से दे दीजिए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं?
हाँ ज्योति, आंसर दिए आप, बिल्कुल, वेल डन। 8, 8 है। वर्तमान की बात हो रही है, हाँ, वर्तमान की बात, ये वर्तमान के लिए बात हो रही है। अगर ऐसा होता तो थे लिखा होता ना कि कितने थे। चलिए ओके, 13वां करिए आप लोग जल्दी से। गोवा नहीं है, वेल डन। प्रिया, महिमा, श्रद्धा, पीयूष, पंकज, ठीक है, गोवा नहीं है। गोवा एक राज्य है, केंद्र शासित नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? देखिए, एनसीआर का जो क्षेत्र इसको कहा गया है, कैपिटल रीजन, वो एक संशोधन किया गया था 69वां, 69। इसको याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, ठीक है। एक संशोधन किया गया था जिसके तहत इसको एनसीआर का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, ठीक है, 69वां। और इसी में ये डिफाइन किया गया था कि जो पुलिस होगी वो दिल्ली के अधीन नहीं होगी, मतलब उसके अधीन, ये केंद्र के अधीन रहेगी, मतलब सेंटर के अधीन रहेगी। जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के अधीन रहेगी। 69वें संविधान संशोधन में ऐसी बातें की गई थी। एक्चुअल में 3 बातों का उसमें ज्यादा उल्लेख किया गया था कि क्या क्या पावर दिल्ली के अधीन नहीं रहेगी, वो केंद्र के अधीन रहेगी। तो जब 69th अमेंडमेंट हुआ था, एनसीआर वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तब ये बातें हुई थी। डीपीपी सेंड कर दें, ओके। चलो कर देंगे, अब इस समय देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन करो, जरा 15वां क्वेश्चन करो आप लोग। 15th नंबर क्वेश्चन करिए। सेंड कर दिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं। व्हाट्सएप चेक करो, आपको सेंड कर दिया है। कितने हैं क्वेश्चन? चलो 28 हैं, ये वाली शीट कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने आंसर दे दिया है बी। नहीं, 15th जो है, जब हम इसकी बात करते हैं 15th वाले में, देखिए इसने क्या बोला है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य का रूप में सम्मिलित किया गया था? 36। देखिए हुआ क्या था कि जो 35वां संशोधन है, वो 35वां संशोधन 1974 का है। तो 35वां जो संशोधन 1974 में हुआ था, इसमें इसको एक एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट राज्य का। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था ये, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं कहते। तो 1974 में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, लेकिन अगला अमेंडमेंट किया गया था 36। तो 36वां अमेंडमेंट किया गया था 1975 में, और इसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अब हमें ये बोला गया है कि विधिवत कौन सा है, कि विधिवत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 35 नहीं होगा, 36 होगा। इस चीज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 35वां जो अमेंडमेंट हुआ उसमें एसोसिएट राज्य बोला गया, जो कि पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था उसके पास। 36वें अमेंडमेंट में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ठीक है। तो 15वें का सी होगा। 16वां जो हमारे पास है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। देखिए ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर कोई राज्य है, उससे हमें एक नया राज्य बनाना है, उसको अलग करके। जैसे हमने छत्तीसगढ़ से
मतलब एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया था, यूपी से हमने उत्तराखंड को अलग किया था, ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग किया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था। और अब हम चाहते हैं कि बिहार से हम एक कोई नया राज्य बनाना चाहे वनांचल नाम का, तो हमें क्या करना होगा कि बिहार को काटकर अगर हमें एक वनांचल राज्य बनाना है तो इसमें से क्या सही है, क्या कर सकते हैं आप? पहला, राज्यसभा में कानून पारित करके, राज्यसभा में कानून पारित करके आप ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, नहीं कर सकते। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है डी। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। रीजन, आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ये पावर केवल एक ही लोग के पास है, ये संसद के अलावा किसी के पास नहीं है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। हमने आपको कई बार बता दिया कि किसी राज्य को बनाना है, उसको अलग करना है, नाम परिवर्तन करना है, उसकी सीमा को बढ़ाना घटाना है, तो संसद पूरा काम करेगी। संसद केवल राज्यसभा नहीं होती, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों लोग हैं, उन दोनों में पास होगा, फिर राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यही होता है इनडायरेक्ट तरीका क्वेश्चनों का जो आपको फंसाते हैं। आप सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट कर दिया कि आपका आंसर नहीं आया, और आप टिक कर देंगे एबीसी में से कोई भी। यहाँ पे वो आंसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संसद का नाम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया डी। 17वें में आते हैं। अब इसके लिए आपको आपकी वो वाली शीट देखनी पड़ेगी। देखिए, कौन सी शीट? जो हमने व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया था अभी। ये सफिशियंट है। इतना अगर आपके पास है तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अगर इतना आपके पास है तो ये आप सारे क्वेश्चन इसके बनाने वाले हैं, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। अब आपको क्योंकि याद नहीं होगा तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो याद नहीं होगा कि भाई कौन से साल में क्या हुआ था। ठीक है ना, हमको प्रयोग करना है इनका। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। अगर किसी का भी थोड़ा बहुत याद होगा तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे अगर आप अपनी लिस्ट देखो, 4 राज्यों की हमने बात करी, जरा ध्यान दो। एक हमने किसकी बात की है आपसे? सिक्किम की बात की। ठीक, एक हमने किसकी बात की? अरुणाचल प्रदेश की बात की। दूसरा हमने किसकी बात की थी? छत्तीसगढ़, और एक झारखंड। ये 4 थे आपके ऑप्शन में। तो जो सिक्किम बना है वो पहले बन गया है 16 मई 1975 में ही। सिक्किम कब बन गया? 16 मई 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 87 में। अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था स्टार्टिंग में, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला है वो 87 में मिला है। ठीक है, तो सिक्किम 1975 में, यह है 1987 में। छत्तीसगढ़ 2000 में है, और उसी 2000 में झारखंड है। तो डेट याद रखनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ पहले बना है 1 नवंबर को, और जो झारखंड है वो 15 नवंबर को बना है। क्लियर हुआ सबको? तो ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, अब आप चीजों को समझ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी अगर सीट देखकर याद हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ गए कि छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर कब हो गया था? 2000 को, क्योंकि दोनों 2000 में है तो दोनों की डेट याद रख लेना। झारखंड कब हुआ है? 2000 में ही, 15 नवंबर 2000। अरुणाचल प्रदेश 1987 में है, और सिक्किम कब है? 1975 में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सही होगा। तो 1975 पहले आएगा, फिर आएगा 87, तो 4213, 4213। करेक्ट आंसर इज बी, 4213। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा सही कालानुक्रम बताइए। अब आपको सही बताना है। ठीक है ना, अब आप देखिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये दो तो आप बता ही लेंगे, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको नागालैंड और हरियाणा देखना है, क्योंकि इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ा। तो अब अगर आप नागालैंड और हरियाणा देखें, जरा आप देखिए इसमें नागालैंड और हरियाणा। नागालैंड पहले बना है, हरियाणा बाद में बना है। नागालैंड 63 में बन गया था, और हरियाणा 66 में बन गया था। तो नागालैंड जो है वो आपका 63 में बन गया है, और हरियाणा 66 में बना है। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो और क्या नाम था आपका? सिक्किम था।
और सिक्किम के क्या साथ था, अरुणाचल प्रदेश था। इसका मतलब पहले नागालैंड है, फिर हरियाणा है, फिर सिक्किम है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। एक दिसंबर 1993, आशा, किसका आंसर लिख रहे हो भाई? 1993 कहां से आ गया? यस, नागालैंड का 1 दिसंबर 1993। अरे तुम खत्म हो क्या बिल्कुल। नागालैंड असम का पार्ट था। नागालैंड असम का पार्ट था। असम से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया था उसी समय, 60 के बाद ही। 63 बोले हो, टाइप आप 93 किए हो, इसलिए हमने बोला। टाइप देखो अब, 93 आप लिखे हो। देखिए सभी, तो अब हमने बात कर ली कि कैसे करना है, समझिए। देखिए नागालैंड, नागालैंड 63 है, हरियाणा 66 है, सिक्किम 75, अरुणाचल 87। ठीक है, ये 66 है, ये 75 है, ये 87 है और ये 63 है। तो आपको बी वाला ऑप्शन सही मिलेगा। बी वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। कुल मिला के आपको याद करना होगा, बस ये है कि आपको अगर याद करते हैं तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी एक। ठीक है ना? चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। देखिए छत्तीसगढ़ कब आया, अब तो याद हो गया होगा, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। सिद्धा, पिंकी सबने आंसर दे दिया। उत्तराखंड की स्थापना, अब देखिए उत्तराखंड दूसरे नंबर पर हुआ था। 3 डेट थी। एक डेट थी 1 नवंबर 2000, दूसरी थी 9 नवंबर 2000 और तीसरी थी 15 नवंबर 2000। इन 3 डेटों पर ही हुआ था सब कुछ। तो पहला जो 1 नवंबर को हुआ था, ये छत्तीसगढ़ वाला हुआ था, जो एमपी से अलग हुआ। 9 नवंबर झारखंड वाला, सॉरी उत्तराखंड वाला हुआ, उत्तराखंड। और 15 नवंबर झारखंड वाला हुआ। तो ये चीज हुई थी। तो अब यहाँ पे पूछा गया है झारखंड का कि उत्तराखंड का, उत्तराखंड पूछा है। तो उत्तराखंड हुआ है आपका 2000 में। डेट भी नहीं पूछी है, केवल डायरेक्ट पूछा ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया और इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2000, बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। इन राज्यों को सृजन 1960 के बाद हुआ है। इन्हें उनके गठन के आरोही, आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब जो बाद में आए हैं, पहले जो आ गए फिर उसके बाद बाद में आने वाले, तो उस तरह से क्रम में करना है। हरियाणा 66, सिक्किम 75, नागालैंड 63। ठीक है, क्या इतने से हम लोग बना सकते हैं? मेघालय बाद ही में आया होगा, पहले तो आया नहीं होगा इसमें। ठीक है ना? तो 3, 1, 4, 2, एक ऑप्शन है आपका इसमें। चलिए 75 से पहले मेघालय आया है, 72 में आ गया था। मेघालय जो है वो आपका 72 में आ गया था, यानी ये सिक्किम से पहले है। तो यहां आप देखोगे इसमें 72 का है। ठीक है, तो अभी आप मैच कराओ, सी ऑप्शन मैच हो जाएगा। 3142। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप जब यहां पर देखोगे अपनी शीट को, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बन गया था, ये सबको पता है। 1 अक्टूबर 1953 में बन गया था ये। ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश जो बना है वो 71 में बना है, यानी मेघालय से पहले। मेघालय 72 में बना था, हिमाचल पहले बन गया था 71 में। ठीक है, और बाकी तो धीरे धीरे आप याद कर ही लिए हो, अरुणाचल वगैरह भी याद हो गया है। तो आप इसमें देखेंगे, आंध्र प्रदेश आपको क्लियर हो गया, जो आपका नाम उसमें नहीं आया था। तो आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? 1953। हिमाचल का 71, हरियाणा 66 और सिक्किम 75। तो 1, 3,
4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जब ये याद हो जाएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा करने में, है ना। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम लिखिए। आरोही होता है घटते क्रम में, आरोही घटता होता है, बढ़ना होता है। हिंदी क्या होती है इसकी? नहीं, बढ़ना ही होता है। आरोही हिंदी बढ़ना ही होता है ना, बढ़ते क्रम में। आरोही की हिंदी इंक्रीज ही होता है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ, है ना, इंक्रीज होता है। अवरोही होता है डिक्रीज, है ना हिंदी में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में ही बताना है। तो पहले कौन बना है आप देखिए, नाम किनके किनके हैं, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। तो नागालैंड अगर हम देखें, तो नागालैंड की बात जब हम कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो नागालैंड की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो नागालैंड तो 63 में ही बन गया था, ठीक है। मेघालय तो 72 में बना है, सिक्किम 75 में बना है, अरुणाचल प्रदेश 87 में बना है। हो गया मैच, ये तो पहले ही उसमें मैच हो गया। तो 23 का, 22 का बी होगा सर। अच्छा, बोला तो सही था ना, टिक गलत में हो गया है। 1324, हाँ बताया तो सही था, वो टिक गलत हो गया था। तो ये हो गया। अच्छा, ये नागालैंड देखो 63 में है, मेघालय 72 में है, सिक्किम 75 में है, और अरुणाचल 87 में है। पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। याद जरूर कर लीजिएगा, आपका ये हेल्प हो जाएगी आपको एक बार प्रैक्टिस। अवरोही क्रम घटता होता है, यस, अवरोही घटते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। तो अब आप अवरोही देखेंगे तो मतलब बाद में जो हुआ होगा, बाद से फिर घटते क्रम में हुआ होगा, ठीक है ना, बाद से जो घटते क्रम में हुआ होगा। तो देखो स्टूडेंट, एक बात बता दे आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। आप अपनी जब सीट को देखेंगे, ऊपर के जो नाम हैं, यहाँ पर शायद आपको महाराष्ट्र ना दिखे, ठीक है, शायद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो गुजरात है ना, ये गुजरात वाला जो पॉइंट है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ये जो दोनों थे, गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो असल में ये अलग अलग नहीं थे, ये दोनों मर्ज होकर के इनका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1960 में इनको अलग किया गया था। तो एक राज्य गुजरात बनाया गया था, एक महाराष्ट्र बनाया गया था। मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बन गया था और गुजराती लोगों के लिए गुजरात बन गया था। तो यानी कि जब महाराष्ट्र वाला केस आप समझेंगे, तो उसके लिए भी आपको यही 1960 का ही डेट लेके आपको चलना है, क्योंकि इसी समय दोनों अलग हो गए थे। पहले ये पार्ट थे बॉम्बे के ही, तो बॉम्बे को अलग करके दो राज्य बना दिया गया, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया था, गुजरात एक गुजराती लोगों के लिए बन गया था। तो इसलिए यहाँ पर आएगा। हरियाणा बाद में बना है, 66 में, ठीक है। राजस्थान बहुत पहले बन गया है। देखो, राजस्थान की अगर हम बात करें स्टूडेंट, राजस्थान भी इसमें नहीं है। राजस्थान 56 में बन गया है, 1956 में। तो राजस्थान जो है वो 1956 में बन गया है, 1956 में, ठीक है ना। तो जब आप इसमें देखोगे आप सीट को, तो पहले हमें घटते क्रम में देखना है ना। देखो, महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो आप 1960 लेके चलो, राजस्थान 1956 और हरियाणा 1966। ये तो गलत है, ठीक है। तो जिसके लास्ट में राजस्थान आएगा वो ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन, क्योंकि ये पहले बना है 1956 में। महाराष्ट्र 1960 का होगा और हरियाणा जो होगा वो 1966 होगा। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, घटते क्रम में लिखना था, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आपको होती है तो वो है कि नहीं यहाँ पर वो चीज देख लें जरा। अच्छा, वो वाला फिगर नहीं है क्या आपके पास? ओके, वो फिगर नहीं है इसमें, नहीं तो उसमें कंप्लीट होता, ठीक है। चलिए हम देख लेंगे अभी।
तो आप ये कर लिए। अच्छा, आगे बढ़ो जरा सभी। नेक्स्ट है नागालैंड 63 हो गया, झारखंड 2000 हो गया, तेलंगाना 2014 हो गया, और सिक्किम 75 हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो गया आपका कौन सा 2143, 2143 बी ऑप्शन, 2143। अभी ऐसे कर लो, फिर ट्रिक देख लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कतें रहेंगी, है ना। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस में हुआ था? यस स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं। भाषाई आधार पर कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन करिए। 1951 दे रहा है कोई, 1953 दे रहा है कोई, क्या करते हो तुम लोग भाई। राज्यों का पुनर्गठन 1956, एक्ट नहीं बताए थे? एक्ट बताए थे ना। राज्यों का पुनर्गठन कानून जो बना था 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 27, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1956 या 1953, कौन सा? 56 देंगे या 53 देंगे? 53 देंगे, ठीक है, 53 वाला मान जाए, क्योंकि ये तो एक्ट का वो मान जाए। तो 53 में वो बन गया था, 1 अक्टूबर 1953 को वो कंप्लीट हो गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लगाने का हमारा एक फायदा होता है कि जिससे हम लोग चीजों को थोड़ा सा सही से कंप्लीट कर लेते हैं। हेल्प मिला कुछ कि नहीं? क्यों देवेंद्र, मुकेश, कुसुम, आ रहा है कुछ समझ में? जयप्रकाश, ब्रजेश, ज्योति, शशिकांत, विवेक, हेल्प मिला? ओके, बहुत बढ़िया सर, हेल्प मिला है, ठीक है। इसको देखिए जरा सभी। चलो बस, अब हमारी क्लास खत्म होने वाली है, सब लोग अपने अपने दर्शन दे दो, है ना। बताओ, हमें बोलना पड़ता है दर्शन देने के लिए, ऐसा लगता है जैसे हम लोग देवी और देवताओं का दर्शन करने वाले हैं। सब लोग सामने आ जाओ भाई, है ना। तो स्टूडेंट जरा आप अब इसको देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है नोट्स में, ये कंप्लीट है। एक एक राज्य का डेट दिया हुआ है उसके पास में कि कौन कब गठित हुआ है। जरा आप ध्यान देंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने कहा लद्दाख, देखो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, लद्दाख की बात जब हो रही है, ये वाली जो डेट है 31 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर 2019, ये दोनों डेट वो थी जब इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जब इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, यूटी। तो 2019 में इन दोनों को करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की डेट आपको दे दी गई है 25 जनवरी 1971। पंजाब और हरियाणा दोनों का वही है। क्यों वही है स्टूडेंट? क्योंकि पंजाब से ही हरियाणा को अलग किया गया था। हुआ क्या था, अकाली दल जो है, पंजाब में जो पार्टी है, उस अकाली दल ने एक डिमांड करी थी, पंजाब ही था मेन, इन दोनों को मिला के पंजाब था, ये पूरा पंजाब था। तो उन्होंने कहा सिखों के लिए अलग राज्य चाहिए। तो क्योंकि हिंदी भाषी लोग भी वहां रहते थे, तो हिंदी भाषी लोगों को अलग कर दिया गया और हिंदी भाषी लोगों के लिए एक राज्य बनाया गया, हरियाणा।
क्योंकि जो हमारा फजल अली कमीशन था उसने रिकमेंड कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है, तो उन्होंने हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा बना दिया। तो पंजाब से ही हरियाणा को अलग कर दिया गया। तो पंजाब में मेनली हम लोगों को सिख देखने को मिले, जो पूरा वो था, और हरियाणा में हमारे हिंदी भाषी लोग आ गए। तो इसलिए दोनों डेट एक ही है, क्योंकि उसी को अलग करके पंजाब और हरियाणा किया गया है, और चंडीगढ़ को इस पंजाब में शामिल करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये सब उसी समय की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इसलिए वो डेट आपको दी जाती है। उत्तराखंड आप देख ही रहे हैं 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं अगर आप, तो यूटी बना है 1956 में, और जो एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी और ये सब चीजें हैं, तो 92 में वो दर्जा दे दिया गया है, लेकिन उसका जो संशोधन है वो बोलते हैं 69वां संशोधन। तो 69 संशोधन हुआ है और इसमें उसको कैपिटल रीजन का दर्जा दे दिया गया था। तो ये वो चीज लिखी हुई है। अच्छा, अगला आप जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 जनवरी 1950, मतलब संविधान बनने के समय यूपी था। डेट देख रहे हो आप, जिस दिन संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, मतलब जो 14 राज्यों में यूपी था, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। याद आया? यस। संध्या, मोनिका, ज्योति, ठीक। दिल्ली वाला फिर से बता दीजिए। देखिए, दिल्ली वाला ये समझिए, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा उसको मिल गया था। कब मिल गया था उसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा? तो उसको यूटी का दर्जा उसी समय मिल गया था जब एक एक्ट आया था, राज्यों का पुनर्गठन कानून था 1956 में, ये जो बना था फजल अली कमीशन के द्वारा। तो उसी समय इसको दर्जा मिल गया, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। ये एनसीआर का दर्जा इसको नहीं मिला था, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा नहीं मिला था, ठीक है ना, केवल वो यूटी का दर्जा मिला था। अब वो एनसीआर का रीजन कहलाता है पूरा, वो मिला है 1992 में। और संशोधन कौन सा हुआ था? 69, 69वां अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें चीजें रख दी गई थी। तो जो पुलिस थी वो दिल्ली से लेकर के केंद्र को दे दी गई थी, ठीक है, 69वें संशोधन में। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो जरा इधर, तो यूपी समझ गए आप लोग, यूपी था उस समय जब संविधान आपका बना है, लागू हुआ है, तो यूपी था। राजस्थान था 1 नवंबर 1956, दिख रहा है, मतलब 26 जनवरी को संविधान था, उस समय यूपी था। लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन कानून आया 1956 वाला, तो राजस्थान आ गया, गठन करके कर दिया गया। दोनों डेट देखिए, इसी की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, जरा दोनों डेट देखिए आप ध्यान से। क्या देखेंगे आप? महाराष्ट्र की डेट क्या है? 1 मई 1960, और गुजरात की क्या है? 1 मई 1960। बात समझ में आई? हम क्या बोले थे आपसे कि एक्चुअल में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे दोनों, ये दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पार्ट थे, इनको कहा जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और 1 मई 1960 को दोनों को अलग किया गया था। तो गुजराती लोगों के लिए गुजरात दे दिया गया, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र दे दिया गया। इसलिए दोनों की डेट एक ही है, क्योंकि एक ही प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे दोनों, ठीक है। यूपी पुराना राज्य है जी, बिल्कुल। तो फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश वाला, आप देखिए जरा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन कानून जो 1956, ये उसी समय का है, ठीक है। तेलंगाना ये 2014 का है, कर्नाटक 1956 में, गोवा 1987 में, आंध्र प्रदेश 1953 जो सबसे पहले बना था, पुदुचेरी 54 में, तमिलनाडु 50 में, 56, लक्षद्वीप 1956, ठीक है। मतलब हमारी बात समझ में आई? ये एकदम कंप्लीट है, एक एक डेट है। अब जरूरत नहीं है कि एक ही दिन रट लो, अपने हिसाब से करना, जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से करो। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा रट के बैठ जाओ, क्योंकि पूरा आपके लिए जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। अपने हिसाब से देख लेना, जितना रिक्वायरमेंट लगे उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कंप्लीट नोट्स है, इसके बाहर आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ यहाँ गिवन है, ठीक है डेट। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है और उस पे भी है। तो चलो, आज नागरिकता वाला हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। नागरिकता का हम लोग फिर कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, नागरिकता वाला जो पॉइंट है वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। नागरिकता का पॉइंट, हमारा मकसद है हम जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं वो याद होता जाए। दूसरा, रिवीजन करिए स्टूडेंट्स, नहीं तो भूल जाएगा।
हर 2-3 दिन के बाद पीछे का रिवीजन कर लिया करो। जैसे मान लो हमने संविधान सभा पढ़ा, वो करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, 10 दिन हो गए, अब उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं वो गायब हो जाएगा। तो अगर 3-4 दिन का कुछ भी होता है तो एक बार उसको पुराना सरसरी निगाह से देख लो और एकदम माइंड में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। 3-4 दिन के बाद अगर रिवीजन करते हो धीरे-धीरे, वो सब सेट हो जाएंगे माइंड में, याद हो जाएगा सब। ठीक है, तो अब टाइम भी नहीं है क्योंकि कुछ बच्चों को शायद वहां भी जाना होगा। हाँ, थ्योरम क्लास में। चलिए हम आज के लिए खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर नागरिकता शुरू करेंगे। क्लियर है, कल हम शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।